हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन का न्यू लेक्चर। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स। तो आइसोमेरिज्म होता क्या है? तो आइसोमेरिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स कोई दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर CH3 CH2 CH2 Cl, ये हमारे पास नॉर्मल 1 क्लोरोप्रोपेन है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं CH3 CH CH3 Cl, ये हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन है। ये इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इनमें C3H7Cl इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H7Cl, लेकिन इन दोनों का अरेंजमेंट अलग है। इसमें क्लोरीन नंबर पोजीशन नंबर 1 पर है, वहाँ इसमें क्लोरीन जो पोजीशन नंबर 2 पर है। तो ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं एक दूसरे के आइसोमर हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू ये बनते हैं वो प्रोसेस आइसोमेरिज्म कहलाती है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, वैसे आइसोमेरिज्म में अलग अलग टाइप की होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फिर उसके भी टाइप होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ 2 तरीके की आइसोमेरिज्म दिखाई गई हैं। पहली चेन आइसोमेरिज्म और दूसरी पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब चलते हैं चेन आइसोमेरिज्म से। तो जैसा कि हमें नाम से मालूम चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ चेन में डिफरेंस होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनकी जो कार्बन की चेन है वो डिफरेंट हो। जैसे हमारे पास फार्मूला है C4H9Cl, 4 कार्बन की चेन है। अब इसका अरेंजमेंट 2 अलग अलग तरीके से ये अरेंज हो सकती है। पहला अरेंजमेंट ये है कि चारों कार्बन को एक सीधी लाइन में यानी कि एक मेन चेन में ही रखा जाए, जैसे कि यहाँ पर है 1 क्लोरोब्यूटेन। वहीं दूसरा अरेंजमेंट इसका ऐसा है कि चारों कार्बन को एक मेन चेन में ना रखकर 3 कार्बन को मेन चेन में रखा जाए और एक कार्बन को इसकी साइड चेन की फॉर्म में रखा जाए। तो ये जो हमें दो अलग अलग तरीके के कंपाउंड मिलते हैं, पहला 1 क्लोरोब्यूटेन, वहीं दूसरा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था लेकिन इनके अरेंजमेंट से ही दोनों अलग अलग कंपाउंड बन गए, एक ब्यूटेन बना और दूसरा प्रोपेन बना। तो ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं क्योंकि इनकी चेन अलग अलग हैं। वहीं चलते हैं हम दूसरे एग्जांपल पर C5H11Br। तो इसके केस में क्या होगा? इस केस में हमें एक और चीज़ नई पता चलती है कि जो कंपाउंड्स हैं ये बनते हैं, इनका अरेंजमेंट के हिसाब से ये 3 तरीके के होते हैं। पहला नॉर्मल फॉर्म, दूसरी आइसोफॉर्म और तीसरी नियोफॉर्म। इसका वो हम इसमें पढ़ते हैं। तो मानो हमारे पास 5 कार्बन की चेन है। पहला अरेंजमेंट यही है कि हम 5 कार्बन की चेन को एक सीधी लाइन में यानी कि मेन चेन के फॉर्म में रखें, जैसे कि इसमें रखा गया है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की चेन है, लॉन्ग चेन की फॉर्म में रखी गई है। ब्रोमीन जो है वो इसमें सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा दिया गया है 1 ब्रोमोपेंटेन। तो जब कोई भी साइड चेन ना रखी जाए, पूरे कार्बन को एक सीधी मेन चेन के फॉर्म में रखा जाए तो हम इसे नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। वहीं पर अगर हमारे पास जो कार्बन की चेन है उसमें से कोई 1 या 2 कार्बन जो हैं वो ऐसे साइड चेन की फॉर्म में रखे जाएं, जैसे कि यहाँ पर 5 कार्बन में से 4 कार्बन को मेन चेन में रखा गया है और 1 कार्बन को साइड चेन में रखा गया है, तो हम इस फॉर्म को आइसोफॉर्म कहते हैं। आइसोफॉर्म की इक्वालिटी ये होती है, ये या तो सेकंड कार्बन पर होगी, सेकंड कार्बन, या फिर सेकंड लास्ट कार्बन पर लगते हैं। जैसे कि यहाँ से बात करें तो ये हमारा लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन से पहले वाला कार्बन यानी कि सेकंड लास्ट कार्बन पर लगा होगा, या फिर जो हमारे पहले नंबर का कार्बन है उससे दूसरे वाले कार्बन यानी कि सेकंड कार्बन पर लगा हुआ होता है। तो इसके 2 अरेंजमेंट होते हैं ये। तो पहला हमारा नॉर्मल फॉर्म था, दूसरा आइसोफॉर्म हुआ। अब हम बात करेंगे एक स्पेशल टाइप की फॉर्म जो जिसे नियोफॉर्म कहते हैं। इस नियोफॉर्म में क्या होता है, जो हमारे पास मतलब कोई भी जो हमारे पास साइड चेन होती हैं, जैसे कि मिथाइल ग्रुप हैं, ये चारों मिथाइल ग्रुप जो हैं वो एक कार्बन के चारों ओर अटैच होते हैं। कार्बन की चारों वैलेंसी इन्हीं मिथाइल ग्रुप से फिल होती हैं। जैसे कि आप इसकी तरफ देख सकते हैं, ये भी मिथाइल ग्रुप से फिल है, ये भी मिथाइल ग्रुप से फिल है, ये भी और ये भी, इसकी चारों वैलेंसी जो मिथाइल ग्रुप से फिल है, ऐसी फॉर्म को नियोफॉर्म कहा जाता है। अब बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। पोजीशन आइसोमेरिज्म जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है कि इनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें किसी ग्रुप यानी कि चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो या डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो, उनकी पोजीशन में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा।
जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं C4H9Cl, यहाँ पर Cl जो है वो हमारा सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। जब हम पहले एग्जांपल में बात करते हैं तो Cl हमारा पोजीशन नंबर 1 पर है, अर्थात ये 1 क्लोरोब्यूटेन है। वहीं जब दूसरा एग्जांपल देखें तो Cl जो है वो हमारा पोजीशन नंबर 2 पर प्रेजेंट है। तो ये दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो क्लोरीन ग्रुप है, जो एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, उसकी पोजीशन अलग अलग है, जिसकी वजह से एक दूसरे के पोजीशन आइसोमेरिज्म है। वहीं देखते हैं C4H9OH, OH जो है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पोजीशन नंबर 1 पर लगा हुआ है, वहीं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो पोजीशन नंबर 2 पर लगा हुआ है। तो ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। तो इनका बॉन्ड जो है पोलर नेचर का होता है। अब पोलर नेचर से मतलब क्या होता है? पोलर का मतलब होता है जिसमें एक जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे कि हम इससे बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हैलोजन जो होती है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, इस वजह से इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, इसलिए इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस टाइप का जो बॉन्ड जिसमें एक के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो, पोलर बॉन्ड कहलाता है। अब जो हैलोजन है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, उनकी पोलरिटी का सीक्वेंस किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लोरीन जो है ग्रुप के टॉप पर प्रेजेंट होता है, वहीं आयोडीन जो है बॉटम में प्रेजेंट होता है। तो जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो इनकी पोलैरिटी घटती जाती है। जैसे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होती है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की इससे थोड़ी कम होगी, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की इससे थोड़ी कम होगी, सबसे ज़्यादा कम होती है कार्बन आयोडीन बॉन्ड की। अब स्ट्रक्चर ऑफ एल्किन हैलाइड की बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके अंदर। अब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बात करेंगे, मतलब एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल, टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं हमारे पास। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल्स जो होंगे या तो वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर रखी होगी उन्होंने, या फिर कार्बन के साथ ओवरलैपिंग कर रखी होगी। ये डिपेंड करता है कि आपका कंपाउंड कैसा है। जैसे कि अगर नॉर्मल फॉर्म का कंपाउंड होगा जिसमें CH3 है तो उसमें कार्बन के तीनों ऑर्बिटल हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग कर रखे होंगे। वहीं अगर हमारा ये नियो फॉर्म में है, जैसे कि पीछे हमने देखा था यहाँ ये वाली नियो फॉर्म, तो इसमें कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो मतलब इसमें तो चारों हैं, तो इसकी जो तीनों ऑर्बिटल होंगे वो कार्बन से ही ओवरलैप कर रखे होंगे। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग कंपाउंड पे ही कंपाउंड कैसा है। वहीं जो चौथा ऑर्बिटल होता है वो हैलोजन के साथ ओवरलैपिंग करता है। तो हैलोजन के साथ क्या करेगा, ये हैलोजन के p ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स, उनके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है ये। जैसे कि यहाँ देखते हैं ये हमारा कार्बन है, कार्बन ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। वहीं इसने ये हैलोजन है क्लोरीन, क्लोरीन के पास 6 p ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से एक p ऑर्बिटल है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, उसके साथ ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इनका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 सेकंड का या मिनट का होता है। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी आज की।